नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो क्लास है हमारी ईवीएस की क्लास है। सी टेट में प्रीवियस ईयर यानी कि 17 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन थे वो 30 के 30 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे और पेडागोजी के होंगे। इनकी व्याख्या और ट्रिक दोनों चीज़ आपको बताई जाएंगी। ट्रिक आपको पता ही है, मेरे चैनल पे जो लोग हैं वो सब जानते हैं। नए लोग समझ लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ट्रिक है पेडागोजी के लिए। एनसीईआरटी के प्रश्न जो आते हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की, जो ईवीएस की बुक है दिल्ली में जो पढ़ाई जाती है उसमें से आते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर है पंजाब। पंजाब के लोग राजमा चावल और छोले भटूरे बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर आप तब दे पाओगे जब आपने ईवीएस की थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं। इसका आंसर है ए, गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट करेंगे ताकि आपका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो। नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3-3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी हुई हैं। आंध्र प्रदेश, असम, केरल या उड़ीसा। फटाफट इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में लिखो, और तभी थोड़ा आपको सोचने का भी मौका देता हूँ। जल्दी से बताएंगे। देखिए, इसका आंसर है असम। थर्ड क्लास की जो बुक है उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है और कैलकुलेशन इतनी जगह पे हो नहीं पाएगी। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। कैलकुलेशन कर लेना, इसमें कुछ नहीं करना, बस टाइम निकालना है। अगर आपने टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस आपको दे रखा है, दूरी दे रखी है, टाइम दे रखा है, चाल आपको बतानी है कि चाल क्या है। सीधा सीधा फार्मूला है, दूरी इक्वलिटी होती है समय गुणा चाल। तो उससे आप इसको निकाल लेना। ये क्वेश्चन एक आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर आप बताइए क्या है। 64 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले में मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी इतने सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम वास्तविक दूरी कितनी है? देखो भाई, 1 सेंटीमीटर जो है आपका वो 110 मीटर के बराबर है। तो 15.5 सेंटीमीटर कितना होगा? इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। जब आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.705 किलोमीटर। इसको आप गुणा कर लेना। अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्तियारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु। सोचो फटाफट, जल्दी से इसका आंसर करो। तो भाई देखो, इसका आंसर होगा तेलंगाना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था। अब क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हटके ये तेलंगाना अलग राज्य बन गया है और पोचमपल्ली जो है तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार यानी खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? कांदाहार, कराची, बर्लिन या आबू धाबी। सीधा सा आंसर है इसका आबू धाबी। इन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपने थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक्स पढ़ी होंगी, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 68 भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरी, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं मैं क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा। चलिए अब देखिए, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरु
भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी? देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। एक प्रश्न मैप जो आपका इंडिया का मैप है उसमें से जरूर आता है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो तभी इस प्रश्न का आप उत्तर दे पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल मैं इसका उत्तर बता देता हूं, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रास यानी कि पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, या यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। फटाफट करेंगे इन प्रश्नों को ताकि हम जल्दी से पेडागोजी पहुंच सकें, क्योंकि ये प्रश्न तो क्या है कि इनको आपने याद किया होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है केरल। अगला प्रश्न देखेंगे। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंट का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है, लगभग 800 वर्ष पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना है, या अत्यधिक आधुनिक है? आंसर करेंगे। तो देखो, अगर आपने चांगपा आदिवासी लोग अगर आपने पढ़े हैं, ईवीएस की 4th या 5th क्लास में है ये, तो आप आंसर बताएंगे 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। सीधा सीधा आंसर है, इसमें सोचने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल खाड़ी पर स्थित हैं। पहला है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका या तेलंगाना? तो ये देखिए, वही मैप का प्रश्न दोबारा से आ गया। आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। इंडिया का मैप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो 1 और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम? कमेंट करिए फटाफट। जी हाँ, ये मिजोरम का है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्ष में बहुत ही कम बारिश होती है। यह बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या मेघालय? बताइए फटाफट। लेह लद्दाख, इसको हम ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अब जो प्रश्न है हमारे, ये पैडा के प्रश्न हैं, पैडागोजी के। और देखो, पैडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो मैंने तरीका बताया है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव का। यानी कि आपको प्रश्न को इस हिसाब से पढ़ना है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव, आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, कैसी होगी? भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। अनुपूरक, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इसको होल्ड पर रखेंगे। एकल विषय, ये ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसको भी छोड़ दो। एकीकृत, पॉजिटिव। पाठ्य पुस्तक, नेगेटिव। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। आंसर। ये कमाल है पॉजिटिव नेगेटिव का, इनको सीख लो भाई। अगला देखिए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 की सिफारिशें हैं? सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना चाहिए। सही बात कह रहा है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। देखो, रटना नेगेटिव है और वो कह रहा है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये बात भी ठीक है।
किताबी शिक्षा से प्रस्थान, यानी किताबी शिक्षा से प्रस्थान कर दो। किताब को पढ़ने की जरूरी नहीं है कि किताब से ही एजुकेशन आए, ये बात भी ठीक कह रहा है। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, सही तो सारे के सारे हैं। तो फिर अब आंसर क्या होगा, ये बड़ा मुद्दा आ गया है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाता है, अब देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सारी ठीक हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ABCD चारों के चारों आपको मिल जाए। तो फिर आप क्या करना है, अब आपको सबसे पहला काम करना है, वो वाला शब्द ढूंढो जो आंसर में जरूर होना चाहिए। तो देखो, एक ये वर्ड है स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये अगर आप NCF पढ़ोगे तो सबसे पहले NCF में यही बात कही है कि ये तो करना ही करना है। यानी कि जो ये कूट दे रखे हैं इनमें जिसमें D है आंसर वही है, तो आप ढूंढ लो। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आंसर D है, तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्नों को करने का इससे आसान और कोई तरीका नहीं है, वो सबसे बढ़िया तरीका भी यही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। पॉजिटिव होगा भाई, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। जिज्ञासा पॉजिटिव, रचनात्मकता पॉजिटिव, पोषण पॉजिटिव। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, तो इसे थोड़ा होल्ड पर रखेंगे। बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना, खोज पॉजिटिव। बच्चे को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, निश्चित प्राप्तिकर्ता, यानी कि वो सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करेगा, ये तीनों चीजें नेगेटिव हैं, तो ये तो नेगेटिव हो गया। यानी कि जो D है वो तो आंसर होगा ही होगा नहीं, जो A है ये 100% आंसर होगा। तो आप पहले वो देखो जिसमें D है, इसमें D है, इसमें D है, इसमें D है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। मैंने बता दिया नेगेटिव है, पूछ पॉजिटिव रहा है, तो आंसर क्या है A। सिंपल है, बस नेगेटिव पॉजिटिव सीख लो भाई। इनको सीखने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है CTET को क्लियर करने का, और अगर आपने ये सीख लिया तो कोई माई का लाल आपका CTET क्लियर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पॉजिटिव सही होगा। यह बाल केंद्रित है, पॉजिटिव। यह किताबी है, नेगेटिव। इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, यानी कि टीचर सेंटर्ड, नेगेटिव। यह पुनः प्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित है, यानी कि पहले से जो प्रथाएं आपको प्राप्त हुई हैं, यानी कि पारंपरिक जो वर्ड होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर EVS के सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्यों है? चलिए देखते हैं। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए रचनात्मक पॉजिटिव होता है। बच्चों द्वारा रटकर सीखना, रटना नेगेटिव। अवधारणाओं का वर्णन करना नेगेटिव। EVS पाठ्यपुस्तकों को सिखाने के एकमात्र संसाधन के रूप में प्रयोग करना, पाठ्यपुस्तक एकमात्र, कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आंसर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है, कौन प्रदान करेगा? संदर्भ पुस्तकें, पॉजिटिव। कहानी और आख्यान, पाठ्यपुस्तक। परीक्षा तो नेगेटिव होता है, पाठ्यपुस्तक भी विवरण। चलिए अब इनके कूट देखते हैं। पहले कूट क्या दे रखे हैं? अरे कूट कहाँ गए भाई इसके? अच्छा, कूट दे ही नहीं रखे। यही पूछ रहा है भाई, यही इनमें से ही आंसर बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो देखो, सबसे पहले पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव, संदर्भ पॉजिटिव, पुस्तक नेगेटिव, कहानियाँ और आख्यान। तो देखो, कहानी कुछ हद तक ठीक होती है, क्यों? क्योंकि बच्चों को कहानियाँ पसंद हैं, तो इसे पॉजिटिव कर लो। और अकेली कहानी हो तो नेगेटिव हो जाती है, कहानी के साथ कुछ और भी आए तो पॉजिटिव हो जाता, तो ये पॉजिटिव होगा। विवरण ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो फिर आंसर कहानियाँ। आगे बढ़ो, हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से ओहो ये कहाँ चला गया, चलिए ये थोड़ा सा स्लिप हो गया, यहाँ से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? परिवार व दोस्त, परिवहन के साधन, जल संरक्षण या हमारा स्वभाव। देखो परिवार और दोस्त ये थीम उप थीम का एक हिस्सा है। अब आप अच्छा परिवार और दोस्त ये थीम है या उप थीम है, इसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आंसर तो मैंने बता दिया परिवार और दोस्त या परिवार और मित्र, बस आप मुझे ये बताना कि परिवार और मित्र जो है ये थीम है या उप थीम है। इससे पता भी चल जाएगी आपने कितनी तैयारी की है ईवीएस की। अगला प्रश्न देखेंगे। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता को विकसित करने के लिए। अब देखो फिर दोबारा से कूट दे रखे हैं। इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले ये देखो कि क्या नहीं आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए क्यों? क्योंकि याद करना नेगेटिव है। तो अब डी वाले देख लो, एक ये डी वाला एक ये डी वाला, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब ये देखो कि पॉजिटिव कौन सा है, साइकोमोटर पॉजिटिव है, जोड़ तोड़ का विकसित ये भी ठीक है, करके सीखना ये भी ठीक है। जब तीनों ठीक हैं तो फिर ये आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। ये नेगेटिव था, नेगेटिव को हमने हटा दिया। अगला प्रश्न देखिए। और देखो ईवीएस को लेंथी बनाने के लिए अब इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप सीख लो, तरीका सीख लो कि भाई इनका आंसर कैसे निकलता है। बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधि आयोजित की जाए, ठीक लग रहा है। गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाए, चर्चा पॉजिटिव। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाएं, स्थानिक पॉजिटिव, संदर्भ पॉजिटिव। बच्चे द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। गतिविधियां आयोजित, इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, तो भाई जो पॉजिटिव है उनको ले लो, बी सी डी, इसे छोड़ना पड़ेगा, आंसर आ गया। इससे ज़्यादा आसान तरीका और कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव से आसान। इसको भाई अपना लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। नोट्स की अगर बात करें तो इस वाले सेशन में मैं फ्री नोट्स दे रहा हूँ। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो जो मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में क्या है, आपको 4000 प्लस MCQs मिलेंगे सीटेट के, उस पर दबा के प्रैक्टिस कर लीजिए। अब 8-10 दिन बचे हैं, पेपर शुरू होने वाला है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्या किया जाए, पॉजिटिव काम किया जाए। तो पॉजिटिव देख लेते हैं। बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए, वर्कशीट नेगेटिव, थीम पॉजिटिव है। क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाएं, क्षेत्र भ्रमण पॉजिटिव है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किया जाए, टीचर सेंटर्ड, नेगेटिव है। आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाए, व्याख्या नेगेटिव है। तो भाई अब आंसर कौन सा होगा? आंसर पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि पॉजिटिव ही करना था आपको। थीम और वर्कशीट, अब क्योंकि देखो थीम तो पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव चीज नेगेटिव में बदल गई, वर्कशीट में बदल गई, तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्षेत्र भ्रमण पॉजिटिव है, इसको आंसर करें आप। सिंपल सी कहानी है। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया कूट वाला, तो इन्हें समझ लो भाई अच्छे से। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकते हैं? समाचार पत्र, सर्वेक्षण, ट्विटर या समुदाय के सदस्य। तो देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो ये ट्विटर है यानी कि जो मल्टीमीडिया है, इसको आप छोड़ ही देना, क्योंकि हमारा जो बच्चा है ना, पहली से लेकर 5वीं क्लास तक जो MCD के स्कूलों में पढ़ रहा है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, उसकी पहुँच अभी यहाँ तक है नहीं। जब यहाँ तक नहीं है मल्टीमीडिया तक, यहाँ तक पहुँच उसकी कब होगी? जब टीचर उसको उपलब्ध करवाएगा। स्कूलों में भी अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि टीचर इतना ज़्यादा एडवांस हो जाए। तो आप सी को छोड़ के बाकी सारे समाचार पत्र, सर्वेक्षण, समुदाय के सदस्य, इससे बच्चा सीखता है। ABD, सी को छोड़ देंगे, ये आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार, नारे तैयार करना, ये नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या है? ABC। देख लेते हैं इस तरह का कोई आंसर है भाई इसमें। ये इसके कूट हैं, ABC, ये रहा।
चलिए अगला देखते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें कूट वाले दे रखे हैं भाई, और ये समय बहुत बर्बाद करते हैं, दिमाग कन्फ्यूज कर देते हैं। सॉल्व कैसे होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव से सॉल्व होते हैं। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव ढूंढते हैं। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। सहपाठी अधिगम यानी साथ साथ सीखना, पॉजिटिव। वे बच्चे के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। सामाजिक संपर्क, वाइगोत्स्की की बात हो रही है, पॉजिटिव। बच्चे के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। सहयोग की बात हो रही है, वाइगोत्स्की, पॉजिटिव। वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति, एकमात्र, नेगेटिव। तो ए बी सी ढूंढ लो, है कहीं? ए बी सी ये रहा, इसे ही आंसर करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव से करें, आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 89। आकलन में स्व आकलन क्या है? मैंने पहले ही बताया था, सीखने के रूप में आकलन या सीखने के समान आकलन, ये स्व आकलन होता है। इसको आप रट लीजिए। सीखने के लिए आकलन यानी कि जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसके दौरान बीच बीच में उसका आकलन। सीखने का आकलन यानी कि जब आप सिखा चुके इसके बाद उसका आकलन। ये कुछ नहीं है, कन्फ्यूज कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे और ये लास्ट है प्रश्न आज का। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। किस चीज़ में करेगा? पॉजिटिव चीज़ में करेगा। तो देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, ठीक लग रहा है। बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट को विकसित करने के लिए, ठीक लग रहा है। बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, ये भी ठीक लग रहा है। स्कूल का रिकॉर्ड रखने, सब ठीक लग रहे हैं टीचर के हिसाब से। बट सबसे ज़रूरी क्या है, ये चीज़ हमें समझना है कि सीटेट में आंसर तो चारों ही होते हैं। चारों आंसर होने के बावजूद हमें सही आंसर को टिक करना होता है, और उसको टिक करने का तरीका ये है कि आप क्या करें, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रयोग करें, वही आपको बताएंगे। शिक्षण अधिगम रणनीति की समीक्षा और संशोधन। संशोधन वर्ड देखो टीचर को करना होता है अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। मान लो उसने एक मेथड से पढ़ाया, वो मेथड समझ में नहीं आया, दूसरा मेथड, दूसरे समझ में नहीं आया, तीसरा मेथड, इस तरह से। प्रगति रिपोर्ट, सीखने, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने में स्कूल। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है। शिक्षण अधिगम रणनीति जो उसकी हैं उनकी समीक्षा करेगा पहले कि भाई जो मैंने ये शिक्षण रणनीति बनाई है कितनी कारगर है, कितनी कारगर नहीं है। अगर कारगर नहीं है तो उसमें संशोधन करेगा। दिस इज द बेस्ट आंसर। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सीटेट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें मुझे, और भी किसी तरह की सहायता चाहिए तो आपको आराम से इस नंबर पर सहायता मिल जाएगी। मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।